तो बेटा आज की वीडियो में हम खंड बा में जितने भी वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर देखेंगे। जैसे गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इनके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। साथ में जो अथवा वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला, इनके भी प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में हम जानेंगे बेटा। बाकी जो पद्यांश पर आधारित जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ये वाले जो प्रश्न है यहाँ पर, इनके भी आज की वीडियो में उत्तर देखेंगे। साथ में जो अथवा वाला है बेटा नीचे पर, इन प्रश्नों के भी उत्तर आज की वीडियो में हम देखेंगे। आगे जो आपका यहाँ पर संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना होता है, तो इन दोनों का ही आज हम हिंदी अनुवाद देखेंगे बेटा, संदर्भ सहित। बाकी ये अथवा वाला, ये पहला है, ये दूसरा, इन दोनों का ही देखेंगे। और जो श्लोक होता है बेटा, उस संस्कृत श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आपको लिखना होता है। तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों का ही आज की वीडियो में हम संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद देखेंगे। बाकी ये खंडकाव्य के आधार पर बेटा प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। आपके ज़िले में जो आपके होता है उसके अनुसार आप आंसर देते हैं। बाकी यहाँ पर जीवन परिचय है, तो आज की वीडियो में हम जीवन परिचय, देखिए यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय होता है, नीचे कवि का जीवन परिचय होता है। 3 दिए होते हैं, जिनमें से आपको एक करना होता है। तो आज की वीडियो में हम जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनका जीवन परिचय देखेंगे। बाकी कवि में आज की वीडियो में हम गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। यहाँ पे बेटा आपको जो 7 नंबर पे आपका प्रश्न आता है, उसमें आपको एक श्लोक लिखना होता है। जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, वो श्लोक आपको लिखना होता है। आगे के जो प्रश्न होते हैं बेटा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बेटा पत्र होता है और एक आवेदन पत्र होता है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों, आप आज की वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर भी हम जानेंगे। साथ में लास्ट में आपका, ये लास्ट नहीं है, यहाँ पर 90 प्रश्न पर आपका किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना होता है। तो देखिए यहाँ पर 4 प्रश्न हैं, लेकिन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 का देना है, लेकिन आज की वीडियो में हम चारों के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे बेटा। साथ में यहाँ पर किसी एक विषय पर निबंध लिखना होता है। 4 आपके आते हैं, जिनमें से आपको एक निबंध लिखना होता है। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। यहाँ पर बेटा ये जो पहला प्रश्न है, यहाँ पर ये बहुविकल्पी है। बाकी इनका आंसर हमने डिस्कस कर लिया है, पहले वाली जो वीडियो कल अपलोड हुई थी। बाकी ये जो प्रश्न पत्र है, मैं बता दूँ, ये आपका प्री बोर्ड का है। यूपी बोर्ड क्लास 10th में जो आपने 2026 में, इस बार जो आपने प्री बोर्ड दिया है, वो प्रश्न पत्र है बेटा। ये 2000 यहाँ पर 25 लिखा है, लेकिन ये 2026 का है। बाकी यहाँ पर जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं बेटा, आप देख पा रहे हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने जो कल वीडियो अपलोड हुई थी उसमें डिस्कस कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम खंड बा से स्टार्ट करेंगे। खंड बा में आपके वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, और खंड बा में आपके 50 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए ये जो हमारा पहला प्रश्न है बेटा, वो ये है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, इनका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा बेटा। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न में हमें गद्यांश का संदर्भ लिखना है, और फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित मतलब ये होता है जिसमें रेखा नीचे होती है बेटा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें जो लाइंस दी गई, इनकी व्याख्या करनी है। साथ में किन लोगों की संगत हमारे लिए बुरी है, ये इस प्रश्न का आंसर हमें देना है। तो ये बेटा जो आपका चैप्टर है, यानी ये जो गद्यांश है, ये बेटा आपका मितता नामक पाठ से है, और इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर बेटा देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आपको संदर्भ पूछा गया है, तो आप संदर्भ इस तरीके से बेटा लिखेंगे। इस तरीके से हेडिंग डालेंगे आप, संदर्भ
संदर्भ, फिर उसके बाद आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बाकी यहाँ पर फुल स्टॉप होगा बेटा, ये फुल स्टॉप लगा है लेकिन ये इंग्लिश में हम लोग लगाते हैं, तो आप ऐसे पूर्ण विराम जो है इस तरीके से लगाएंगे। बाकी अभी यहाँ पे नीचे पूछा गया था कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेटा, ये यहाँ पर ये जो रेखा यहाँ पे खींची गई है, लाइंस खींची गई, लाइन है, इतनी की व्याख्या करनी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जैसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। यानी जब बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, यानी युवावस्था में जब कोई व्यक्ति आता है तो वो क्या होता है, समाज के संपर्क में आता है। जब वो समाज के संपर्क में आता है तो समाज में कई सारे लोग उसके दोस्त बनते हैं, कई सारे लोगों के संपर्क में वो आता है। उनमें से बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं और बहुत सारे लोग बुरे होते हैं। यानी जब वो संपर्क में आता है समाज के लोगों के में, तो उसके ऊपर बुरी संगति भी पड़ती है और अच्छी संगति का प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन अगर उसके ऊपर बुरी संगति का प्रभाव पड़ जाता है, यानी वो बुरी संगति में आ जाता है, तो वो राक्षस के समान बन जाता है। राक्षस के समान बन जाने का मतलब वो बुरा बन जाता है। और अगर उसकी संगति जो है वो अच्छी होती है तो बेटा वो देवता के समान रहता है, यानी वो अच्छा इंसान रहता है बेटा। ठीक है, ये वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर मिट्टी की मूर्ति के समान उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जो मिट्टी की मूर्ति होती है, उसे बेटा जो कुम्हार होते हैं वो आसानी से अपना मनचाहा आकार दे सकते हैं। यानी जो गीली मिट्टी होती है उसे आसानी से मनचाहा आकार दिया जा सकता है। लेकिन वही मिट्टी की जो मूर्ति है, अगर उसे आग में तपा दिया जाए तब वो काफ़ी मजबूत हो जाती है, उसे आसानी से मनचाहा आकार नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार जब जो हम लोग होते हैं, युवावस्था में होते हैं, तब हमारे ऊपर आसानी से अच्छे जो बुरी संगत होती है और जो अच्छी संगत होती है उसका हम पहचान नहीं कर पाते हैं आसानी से, और हम क्या बोलते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं इस तरीके से। और अगर हम जो हमारे विचारों में जब दृढ़ता आ जाती है, यानी जब हम मैच्योर हो जाते हैं, तब हमें ये पता होता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। तब हम आसानी से बुरी संगत में नहीं पड़ते हैं। जिस तरीके से मिट्टी की मूर्ति जब मतलब आग में तपाई जाती है तो बहुत मजबूत हो जाती है, उसी तरीके से जब जो युवावस्था से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे विचारों में जब दृढ़ता आ जाती है, यानी जब हम मैच्योर हो जाते हैं, तब हम आसानी से बुरी संगत में नहीं पड़ते हैं। यानी तब हमें पता होता है कि क्या चीज़ हमारे लिए बुरी है और क्या चीज़ सही। तो आइए इसका जो व्याख्या है बेटा उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर व्याख्या आप इस तरीके से लिखेंगे। आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरीके से बेटा हेडिंग डलेगी और फिर उसके बाद आप आंसर लिखेंगे। यहाँ पर प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमारी युवावस्था या बचपन कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होती है। जिस प्रकार गीली मिट्टी को कुम्हार या कोई भी व्यक्ति मनचाहा आकार दे सकता है, उसी प्रकार हमारे आचरण और विचारों को भी संगति के अनुसार किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। अच्छी संगति हमें देवता जैसा अच्छा बना सकती है, यानी अगर हमारी अच्छी संगति होगी तो हम देवी देवताओं की तरह सम्माननीय हो जाएंगे, यानी अच्छे बन जाएंगे। जबकि बुरी संगति हमें राक्षस जैसा बुरा बना सकती है। यह सब हमारे आसपास के लोगों के प्रभाव पर निर्भर करता है। तो ये बेटा इसका आपने व्याख्या समझी। और अगला जो प्रश्न था उसके उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए प्रश्न ये था, किन लोगों की संगत हमारे लिए बुरी है। ये प्रश्न था बेटा थर्ड वाला।
तो देखिए आप आंसर में लिखेंगे इस तरीके से। इसका आंसर आपको उसी गद्यांश में मिल जाएगा, अभी मैं आपको दिखा दूँगा। बाकी इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, इस तरीके से आपको लिखना है। गद्यांश के अनुसार 2 प्रकार के लोगों की संगति हमारे लिए हानिकारक है या बुरी है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप लिखेंगे नंबर 1, जो लोग हमसे अधिक मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं, उनकी संगति हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि हमें उनकी बातें बिना किसी तर्क के माननी पड़ती है, जिससे हमारा स्वयं का विकास रुक जाता है बेटा। आगे आप लिखेंगे, जो लोग हमारी ही बात को महत्व देते हैं, वो लोग की संगति भी हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ना तो हम पर कोई दबाव रहता है और ना ही हमें सही मार्गदर्शन के लिए कोई सहारा मिलता है, जिससे हम मनमानी करने लगते हैं। यहाँ पर फुल स्टॉप इस तरीके से लगाएंगे। इसका आंसर मैं आप इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, बाकी इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आप मतलब किस तरीके से आप पहचानेंगे। देखिए बेटा, ये इस तरीके से यहाँ पर लिखा था, किन लोगों की संगत हमारे लिए बुरी है या हानिकारक है। तो यहाँ पर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ये पहला वो व्यक्ति हैं जिनकी संगत हमारे लिए बुरी है, फिर उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक कि ये दूसरे वो व्यक्ति हैं जिनकी संगत हमारे लिए हानिकारक है। बाकी ये जो लैंग्वेज यहाँ पर लिखी है बेटा, इसको अपने शब्दों में आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो ये पहले वो व्यक्ति हो गए। बाकी पर ऐसे लोगों का साथ करना बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो बेटा, इन तीनों प्रश्नों को आज हम लोगों ने देख लिए हैं। आइए हम नेक्स्ट जो गद्यांश है उसको देखते हैं। हमारा ये अथवा में है, इन दोनों में से कोई एक ही करना है आपको बेटा। देखिए, ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं, ये बेटा जो आपका है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन के चैप्टर से है। बाकी इनका जो प्रश्न है, इनके उत्तर हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमें जो अंश दिया गया है इसकी व्याख्या करनी है। बाकी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होने पर क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। तो आइए बेटा इन प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। देखिए, आप उत्तर इस तरीके से लिखेंगे बेटा। ये बेटा जो पहला आप संदर्भ लिखेंगे, पहला वाला जो गद्यांश था उसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी था और मित्रता नामक पाठ से था। आप चाहे तो संदर्भ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया, आप चाहे वैसा लिख लीजिए या फिर इस तरीके से लिख लीजिए। बाकी जो हमारा अगला गद्यांश था बेटा, नीचे वाला अथवा वाला, उसका आप जो संदर्भ है बेटा इस तरीके से लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यावरण या गद्यांश लिख सकते हैं आप यहाँ पर, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से नामक मनोवैज्ञानिक निबंध से लिया गया है। इसके बाद आप जो यहाँ पर आप चाहे तो बेटा जैसे मैंने अभी बताया वैसा लिख लीजिए, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बाकी ये जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी हेडिंग इस तरीके से बेटा आप डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। आगे आप इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर बेटा लिखा है रेखांकित अंश के में लेखक कहते हैं, आप लेखक का नाम भी डालेंगे बेटा, जैसे यहाँ पर है, ये है लेखक का नाम दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। तो अब यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से। आपके पेपर में आपको ये लिखना है बेटा कि रेखांकित अंश में रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि या बताते हैं कि ईर्ष्या की भावना मनुष्य के आनंद को नष्ट कर देती है। जब किसी व्यक्ति के मन में ईर्ष्या पैदा होती है तो
लिए दुनिया की सुंदरता जो होती है वो खत्म हो जाती है। आगे लिखा है, उसे तेज चमकता हुआ जो सूरज होता है वो भी फीका लगने लगता है। और पक्षियों के जो मधुर संगीत होते हैं और जो खिले हुए सुंदर फूल होते हैं वो सब उसे आकर्षित नहीं करते हैं बेटा, मानो वे सब देखने के लायक ही ना हो। ईर्ष्या व्यक्ति की सकारात्मक सोच को पूरी तरह से नकारात्मक बना देती है। तो ये बेटा आपका रेखांकित जो रेखा थी जिस लाइंस पे उसकी व्याख्या है। आइए जो अगला प्रश्न वहाँ पर पूछा गया था कि मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होने पर क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर बेटा देख लीजिए। आप इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, जब मनुष्य ईर्ष्यालु हो जाता है या जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्योंकि बेटा मैंने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि जो प्रश्न होता है उसके अनुसार ही आप आंसर दीजिए। जैसे यहाँ पर प्रश्न लिखा है तो आप ऐसे दीजिए, मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होने पर क्या होता है? तो जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है तब आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, ईर्ष्यालु हो जाता है तो बाकी दोनों का मतलब सेम है, तो वह जीवन के हर सुख से वंचित हो जाता है। उसका मन हमेशा दूसरों की सफलता या खुशी से उसका मन हमेशा दूसरे की सफलता या खुशी से जलता रहता है, जिससे वह अपने आसपास की किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले पाता है। बाकी इसका आंसर आपको उसी पैसेज में मिल जाएगा बेटा, उसी जो आपका गद्यांश था बेटा उसी में मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये तो पद्यांश से है, यहाँ पर देख लीजिए बेटा, इसमें आपको यहीं पर आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हम पद्यांश को समझेंगे, इसके बाद बेटा इन प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या जब उत्पन्न होने पर क्या होता है? तो बेटा इसका आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। जब हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न का उदय होता है तो बेटा आप देखिए इस तरीके से जो उगता हुआ सूरज है उसे मध्यम दिखाई देने लगता है, पक्षियों का जो गीत है उसे अच्छी नहीं लगती है, उसमें कोई जादू नहीं रह जाता है। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से जो फूल होते हैं वो देखने योग्य नहीं रह जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसका अपने शब्दों में बनाकर लिखेंगे बेटा पेपर में, जैसा मैंने अभी पीछे बताया उसमें से आप लिख सकते हैं या फिर अपने अपने खुद के वर्ड्स में लिख सकते हैं बेटा। तो आइए जो हमारा पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई। ये जो बेटा है ये आपका पद्यांश से है, सूरदास जी का है। और बाकी यहाँ पर उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम बताना है और कवि का नाम बताना है, यानी जो टाइटल है उसको बताना है और जो जिन्होंने लिखा है कवि जो हैं जो पोएट हैं उनका नाम बताना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, साथ में श्री कृष्ण जी को ब्रज की कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं, कौन सी बातें वो भूल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बेटा ये है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। गोपी ग्वाल संग सॉरी गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी वासी, जिनसो हित जदुनाथ। तो ये दो लाइंस हैं, इनकी बेटा व्याख्या करनी है। तो आइए बेटा प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। तो आप इस तरीके से बेटा इसका उत्तर लिखेंगे। ये तो गद्यांश का है, बाकी पद्यांश का उत्तर यहाँ से है। यहाँ पे बेटा जो भी आपका पद्यांश दिया गया था उसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं उन वर्ड्स का मीनिंग समझ लीजिए, जिससे आप आसानी से अगर ऊपर वाली लाइंस आ जाती हैं आपके पेपर में बनाने के लिए, आई मीन रेखांकित अंश उस पे रेखा खींची जाए और ऊपर की लाइंस की व्याख्या पूछी जाए तो आप आसानी से बता सकें। देखिए, उद्धव का मतलब है उद्धव यानी श्री कृष्ण जी के मित्र हैं ये। मोही मतलब मुझे, ब्रज बिसरत नाही मतलब ब्रज यानी गोकुल का क्षेत्र भूला नहीं जाता। वन उपवन का मतलब है जंगल और बगीचे। सघन कुंज की छाई का मतलब है घने पेड़ों की छाया। प्रातः समय मतलब है सुबह का समय।
जसुमती अरु नंदा, इसका मतलब है माता यशोदा जी और नंद बाबा जी। सुख पावत का मतलब है सुख पाते थे। माखन रोटी दयो सजायो, मतलब माखन मतलब मक्खन, रोटी और दयो मतलब दही। तो मक्खन, रोटी और दही सजाकर अति हित साथ खवावत, इसकी हिंदी है बहुत प्यार से खिलाते थे। बेटा यहाँ से ध्यान से देखिए, इसी की ही व्याख्या करनी है आपको। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, यानी गोपियों और ग्वालों के बच्चों के साथ खेलते हैं। सब दिन हंसत सिरात, इसका मतलब है सारा दिन हंसते हुए बीत जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, यानी सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी क्या हैं, धन्य हैं। जिन्हों हित जदुनाथ, जदुनाथ यानी श्री कृष्ण जी। अब यहाँ पर है जिनके हितेशी, हितेशी मतलब जिनके भलाई चाहने वाले हैं। स्वयं कौन है, श्री कृष्ण जी हैं, इसलिए वो ब्रजवासियों को क्या बोलते हैं, सूरदास जी बहुत ही धन्य बोलते हैं, क्योंकि उनके जो भलाई चाहने वाले हैं वो स्वयं श्री कृष्ण जी हैं। बाकी इसका जो संदर्भ आप लिखेंगे बेटा वो इस तरीके से लिखेंगे, देख लीजिए। प्रस्तुत पद, या इस तरीके से लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर रेखांकित जो अंश है उसकी व्याख्या करेंगे। तो जो बेटा रेखा थी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर रेखा है, आप देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पर ये लास्ट की ये 2 लाइन्स है, इनकी व्याख्या करनी है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों लाइन्स की व्याख्या इस तरीके से आप करेंगे। आप यहाँ पर देखिए बेटा, इस तरीके से आपको लिखना है आपके पेपर में। यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे। देखिए पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कैसे लिखना है आपको। देखिए यहाँ पर पहले जो पंक्ति थी, पहली पंक्ति थी गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। इसमें देखिए श्री कृष्ण जी क्या, इसमें क्या बोला गया है, सूरदास जी ने क्या बताया है। इस पंक्ति में श्री कृष्ण जी उद्धव से अपनी पुरानी यादें साझा करते हुए कहते हैं कि ब्रज में वे गोपियों और ग्वाल बालों के साथ दिन भर तरह तरह के खेल खेलते थे। उन मित्रों के साथ हंसते खेलते हुए पूरा दिन कब बीत जाता था, इसका पता ही नहीं चलता था। यहाँ पर जो सिरात है बेटा, सिरात जो वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब है बीत जाना या समाप्त हो जाना। बाकी जो नीचे की जो लाइन थी बेटा, ये दूसरी जो पंक्ति थी, सूरदास धनी धनी ब्रजबासी जिनसो हित जदुनाथ, यानी श्री कृष्ण जी। इसकी आप इसका जो मीनिंग है देख लीजिए। पद्यांश की अंतिम पंक्ति में कवि सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजभाषी धन्य हैं जिनका इतना अधिक हित, यानी भला चाहने वाले स्वयं जदुनाथ यानी श्री कृष्ण जी हैं। सूरदास जी का भाव यह है कि उन ब्रजवासियों का भाग्य सराहनीय है जिनके प्रेम में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी भावुक हो रहे हैं और उन्हें निरंतर याद कर रहे हैं। तो ये है बेटा आपकी व्याख्या। बाकी आप लिखेंगे कैसे देख लीजिए। आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर उसके बाद आप ये जो दोनों लाइन है यहाँ से यहाँ तक की जो लास्ट में मैंने बताया, यहाँ से ये दोनों को ऐड करके एक साथ लिख देंगे। यहाँ पर आप जो लास्ट पहली पंक्ति आप लिखेंगे उसमें लिखेंगे इस पद्यांश में कवि सूरदास जी कहते हैं कि, फिर उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे बेटा
फिर उसके बाद ये पूरा ये वाली लाइन पूरी ले लेंगे और फिर उसके बाद ये लास्ट में आप यहाँ तक पूरा लिखेंगे। मतलब आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर उसके बाद ऊपर से पूरा नीचे लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये मैंने पंक्ति लाइन बाय लाइन, लाइन टू लाइन मैंने क्या बोलते हैं आपको इसका जो व्याख्या है वो बताई है। आइए जो हमारा अगला जो बेटा पद्यांश है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगला पद्यांश जो है बेटा वो ये है। देखिए यहाँ पर ये पद्यांश है। अभी एक प्रश्न साध रहा जा रहा है यहाँ पर, ये वाला प्रश्न, श्री कृष्ण जी को ब्रज की कौन सी बातें विस्मृत नहीं रहती? इस प्रश्न का उत्तर पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद बेटा ये वाला पद्यांश जो है इन प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो दिया गया है इसमें भी देख लीजिए, पद्यांश के शीर्षक का नाम बताना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और उपर्युक्त पंक्तियों में किस रस की प्रधानता है वो बतानी है। यहाँ पर देख लीजिए बेटा, ये है निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल, इतने की व्याख्या हमें करनी है। तो आइए पहले इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, फिर उसके बाद हम इस पद्यांश पे आएंगे। यहाँ पर इसका उत्तर तो मैंने शायद नहीं रखा हुआ है, इसका उत्तर यहाँ पर नहीं है। बाकी मैं इसका उत्तर ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको। देखिए आपको उसका उत्तर इसी में मिल जाएगा बेटा, जो पद्यांश है इसी में ही है। देखिए यहाँ से आप उत्तर लिखेंगे, श्री कृष्ण जी को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं रहती हैं, कौन कौन सी बातें वो भूल नहीं पा रहे हैं। तो देखिए जो गोपी ग्वाल संग वो खेलते थे, वहाँ पर ये सारी बातें जो भी यहाँ पे बताई गई हैं, यहाँ से आप लिख देंगे। देखिए वहाँ के जो वन उपवन हैं उनको वो भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बाकी जो वहाँ पर समय उन्होंने बिताया है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप लिखेंगे इस तरीके से पूरा। यहाँ पर इस तरीके से आप लिखेंगे, जो गोकुल के वहाँ पर जो घने पेड़ों की छाया थी, सुबह-सुबह वो माता यशोदा जी और नंद बाबा के साथ रहते थे और मक्खन, रोटी और दही सजा ये सारी चीज़ें बहुत प्यार से खिलाते थे उन्हें। वो सभी बातें गोपी और ग्वालों के संग बच्चों के साथ जो खेलते थे, ये सारी बातें आपको उसमें लिखनी है और सारा दिन इसी तरीके से हँसते हुए बीत जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो उन्हें वो भूल नहीं पा रहे हैं बेटा। उनकी याद उन्हें बार-बार आ रही है इसलिए। तो ये सारी चीज़ें आपको उस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। आइए जो अगला प्रश्न है, जो अगला पद्यांश है बेटा, उसके कुछ वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, निर्भय मतलब होता है बिना डर के, स्वागत करो मृत्यु का यानी मृत्यु का स्वागत करो, विश्राम स्थल का मतलब है आराम करने की जगह। यहाँ पर जीव का मतलब है आत्मा और प्राणी से, नवजीवन संबल का मतलब है नया जीवन रूपी सहारा, और सरिता जो यूज़ हुआ है यहाँ पर इसका मतलब है बेटा नदी से, और श्रम से कातर इसका मतलब है थकान से थका हुआ, काया रूपी वस्त्र यानी शरीर रूपी कपड़ा, बहाकर मतलब है त्याग त्याग कर। तो आइए जो वहाँ पर देखिए जो संदर्भ पूछा था संदर्भ लिखने के लिए, तो आप संदर्भ इस तरीके से लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित
श्री राम नरेश त्रिपाठी, यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है, या कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। यहाँ पर आप श्री ना लगा, श्री नहीं, यहाँ से इस तरीके से लिखेंगे राम नरेश त्रिपाठी जी। बाकी आइए आगे का देखते हैं बेटा। यहाँ पर तो आपको पता चल गया, ये चैप्टर का नाम है स्वदेश प्रेम, और ये इनके जो कवि हैं वो हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। बाकी रेखांकित अंश की जो व्याख्या करनी है बेटा, इस तरीके से हेडिंग आप डालेंगे और इस तरीके से आप लिखेंगे का। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, देखिए इस तरीके से। कवि ने मृत्यु को एक नदी यानी सरिता के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसा एक थका हुआ व्यक्ति नदी में स्नान करके ताजगी महसूस करता है, उसी प्रकार जीवन के श्रम से थका हुआ जीव या प्राणी मृत्यु रूपी सरिता में स्नान करता है। इस प्रक्रिया में वह अपने पुराने शरीर यानी काया रूपी वस्त्र को त्याग देता है और एक नया जीवन तथा नया शरीर धारण कर लेता है। यहाँ मृत्यु को अंत न मानकर एक विश्राम और पुनर्जन्म का माध्यम बताया गया है। लास्ट में फुल स्टॉप आएगा बेटा। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। बाकी एक प्रश्न पूछा गया था, इसमें किस रस की प्रधानता है। देखिए ये प्रश्न है, तो इसमें शांत रस की प्रधानता है। क्यों है इसका कारण देख लीजिए। इन पंक्तियों में शांत रस की प्रधानता है क्योंकि कवि ने मृत्यु को एक भयावह भयावह घटना के बजाय शांति और विश्राम का एक स्थल बताया है, इसलिए यहाँ पर शांत रस है बेटा। आइए जो अगला प्रश्न हमारा होता है बेटा उसको देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो बेटा संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना होता है। तो पहले इनके जो वर्ड हैं, वर्ड्स की हम मीनिंग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका अनुवाद देखेंगे संदर्भ सहित। देखिए यहाँ पर जो वर्ड आया है अस्माकम, इसका मतलब होता है हमारी। संस्कृति मतलब होता संस्कृति है, मतलब होता है संस्कृति। और सदा मतलब हमेशा। गतिशीलता मतलब होता है गतिशील या निरंतर आगे बढ़ने वाली। और वर्तते मतलब होता है बेटा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है मानव जीवन का मतलब है मानव जीवन को, और जो ये लिखा है संस्क्रम तुम, इसका मतलब है संवारने के लिए या शुद्ध करने के लिए। और यथा समयम मतलब है समय समय पर या उचित समय पर। और नवा नवा मतलब होता है नई नई। और विचारधाराम मतलब है, देखिए विचारधारा को। और स्वीकरोति मतलब स्वीकार करती है। यहाँ पर आगे याला देख लीजिए पहले बेटा। देखिए युक्ति युक्तम मतलब होता है तर्क संगत और उचित। बाकी अब नीचे वाले हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर चा का मतलब है और प्राप्त प्राप्त नोति का मतलब प्राप्त करती है। और दुराग्रह मतलब होता है गलत हट या पक्षपात। बाकी युक्ति बताया मैंने ऊपर अभी आपको। बाकी कल्याणकारी का मतलब है कल्याण करने वाला या कल्याण करने वाला, इतना होता है। बाकी सहर्षम मतलब होता है बेटा आपका प्रसन्नता के साथ। और ग्रहीतम मतलब होता है ग्रहण करना। एक मिनट बेटा, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर ग्रहितम देख लिया बेटा, यानी ग्रहण करना यानी स्वीकार करना। बाकी समभावा जो होता है इसका मतलब होता है समान भाव। और यहाँ पर जो औदार्यम जो है इसका मतलब है उदारता। और आचार्य मतलब है आचरण में। और दृढ़ता मतलब है मजबूती या स्थिरता। बाकी शाश्वत मूल्यसु जो है इसका मतलब है सनातन मूल्यों को। और
निहितम मतलब है समाया हुआ या निहित। तो आइए बेटा इसका जो संदर्भ है, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद देखते हैं। यहाँ पे बेटा वो वर्ड्स हैं जिनको मैं अभी बता रहा था, तो इन वर्ड्स को आप लोग एक बार फिर से, इसमें कुछ और भी वर्ड्स आपको मिल सकते हैं शायद से, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अस्माकम मतलब हमारी, संस्कृतः मतलब संस्कृत। बाकी ये सारे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग यहाँ पर लिखी गई है, संस्कृत वर्ड है, बाकी ये मीनिंग है हिंदी मीनिंग है। तो बाकी ये सब तो हम लोगों ने देख लिया है अभी। अब इसका स्क्रीनशॉट बेटा ले लीजिए एक बार, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आप इसको एक बार पढ़िएगा दोबारा से तो उसको आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो बाकी ये वर्ड मीनिंग है बेटा, इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग है। बाकी इसका जो आप संदर्भ लिखेंगे बेटा वो इस तरीके से लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। फिर उसके बाद आप इसका प्रसंग डालेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति की गतिशीलता और उसके लचीलेपन के बारे में बताया गया है। इसके बाद बेटा आप इसका अनुवाद लिखेंगे। अनुवाद चाहे तो बेटा इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, या फिर अच्छा ये नेक्स्ट वाला है। थोड़ा बेटा आप लोग वीडियो को भगा लीजिएगा, ये सब में टाइम वेस्ट हो रहा होगा आपका, थोड़ा भगा लीजिए बेटा वीडियो को। देखिए यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद, फिर उसके बाद आप लिखेंगे हमारी संस्कृति सदा गतिशील रहती है, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय के साथ नई नई विचारधारा को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। यहाँ दुराग्रह नहीं है, जो युक्ति युक्त यानी तर्क संगत है और कल्याणकारी है, वह यहाँ सहर्ष ग्रहण किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में समान भाव और विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। लास्ट में फुल स्टॉप बेटा लगाइएगा। तो आइए जो अगला जो हमारा जो संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना था उसको समझते हैं। इसको बेटा पहले देख लेते हैं कि ये वाला है, हम इसको समझने जा रहे हैं, बता देता हूँ मैं। देखिए बेटा ये वाला है अथवा वाला, ये अथवा वाला है। बाकी यहाँ पर जो लिखा है इदम मतलब यह होता है, और संगम स्थली मतलब होता है मिलने का स्थान या मिलन केंद्र। बाकी ये सारी चीज़ें मैं अभी आगे दिखा दूंगा, या फिर इसी में आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, देख लीजिए सारी चीज़ें को याद कर लीजिएगा एक बार। मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम चला जाएगा काफ़ी आप लोगों का, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पर सारी चीज़ें की हिंदी यहाँ पर लिखी है, इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनकी। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए बेटा, इसको याद कर लीजिएगा एक बार। याद आप कर लेंगे तभी आप आसानी से इसका अनुवाद हिंदी में कर पाएंगे। तो इसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद हम लोग देखते हैं बेटा। देखिए इस तरीके से आप इसका लिखेंगे। थोड़ा वीडियो को भगा लीजिए बेटा, हम इसमें थोड़ा टाइम आपका जा रहा है, हम समझ सकते हैं। थोड़ा सा बेटा वीडियो को भगा के आप लोग देख लीजिए, या स्पीड में करके देख लीजिए बेटा। देख लीजिए यहाँ पर आप जो इसका संदर्भ लिखेंगे वो बेटा इस तरीके से लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। बाकी आगे का जो आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पर इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता और अवस्थिति के विषय में बताया गया है। आगे इसका अनुवाद बेटा ये है, यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर जी, गोस्वामी तुलसीदास जी और दूसरे बहुत से
महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यहाँ नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। तो ये बेटा इसका पूरा हिंदी अनुवाद है। बाकी जो वर्ड मीनिंग है उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, तभी आसानी से बना पाएंगे। बाकी ये बेटा आपके लाइन बाय लाइन, लाइन टू लाइन बेटा ये आपका जो लाइन है, हर एक लाइन का हिंदी अनुवाद यहाँ पर दिया गया है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। जैसे ये पहला आपका संस्कृत का गद्यांश था उसका, जैसे कि अस्माकम संस्कृति सदा शीला वर्तते का मतलब है हमारी संस्कृति सदा गतिशील रहती है। और दूसरा जो आपका बेटा आया था संस्कृत में, इतना आया था संस्कृत में, इसकी हिंदी बेटा ये है, इतनी पूरी हिंदी है। बाकी हिंदी पूरी मैंने बता दी है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा बेटा। तो आइए बाकी ये आगे का है। ये बेटा सिर्फ सेकंड वाला वाराणसी पार्ट है, उसमें का है। देखिए बेटा यहाँ से है, तो इसका अनुवाद, ये जो पहली लाइन है इसका अनुवाद ये है, और दूसरी जो लाइन थी आपकी बेटा, दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक है, उसका अनुवाद ये है। तो हर एक लाइन का अनुवाद ये है बेटा यहाँ पर, और जब आप सारी लाइन को जोड़ देंगे तो एक तरह से आपको पूरा अनुवाद निकल कर आएगा बेटा। पूरा मतलब जो पद्यांश है उसका अनुवाद लिखेंगे आप। बाकी अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बेटा वीडियो को प्लीज़ भगा लीजिए, मुझे ढूंढने में थोड़ा जल्दी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, जिससे आपका समझ आ रहा होगा। वीडियो को भगा लीजिए प्लीज़। तो यहाँ पे बेटा देख लीजिए, हम लोगों ने ये दोनों संस्कृत का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद देख लिया है। अब हम जो श्लोक है उसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो पहले इसका देखेंगे, फिर उसके बाद ये सर्वे भवन्तु सुखना वाला देखेंगे। तो आइए पहले इसके जो वर्ड्स हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा बेटा आप लोगों से, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। आप लोग प्लीज़ वीडियो को भगा के देखिए, थोड़ा सा या स्पीड में देख लीजिए बेटा। तो बेटा जो वर्ड्स हैं वहाँ पर जो पहला श्लोक दिया गया था, पहला श्लोक का जो वर्ड है उनको बेटा आप लोग याद कर लीजिएगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। देखिए जैसे कि मानम मतलब है अभिमान या घमंड को, हित्वा मतलब छोड़कर है, प्रियो मतलब प्रिय, भवती मतलब होता है। बाकी क्रोधम मतलब क्रोध को, और हित्वा मतलब छोड़कर, नाहा मतलब नहीं, सोचती मतलब है शोक करता है, और कामम मतलब है कामना या इच्छा को, हित्वा मतलब छोड़कर, अर्थवान मतलब धनवान या समृद्ध, भवती मतलब होता है, लोभम मतलब लालच को, और हित्वा मतलब छोड़कर, सुखी मतलब सुखी, और भवेत मतलब होता है। तो आइए इसका जो आप जो वो लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, वो इस तरीके से लिखेंगे, देख लीजिए। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। और फिर उसके बाद आप उसका प्रसंग जो लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे। इस श्लोक में विभिन्न त्यागों के महत्व को दर्शाया गया है। फिर उसके बाद बेटा उसका अनुवाद जो है वो इस तरीके से आप लिखेंगे, देख लीजिए इसका अनुवाद। ये जो पहली लाइन थी, पहला जो श्लोक है 2 लाइन में लिखा है, तो जो ये पहला लाइन है उसका अनुवाद ये है कि अभिमान को छोड़कर मनुष्य प्रिय का मतलब सभी का प्यारा हो जाता है, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता। बाकी जो सेकंड लाइन थी बेटा ये वाली, इसकी हिंदी ये है, इच्छा यानी कामना को छोड़कर धनवान यानी संपन्न हो जाता है, लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। आइए जो अगला श्लोक है बेटा उसको समझते हैं हम लोग। अगला श्लोक बेटा ये वाला है, आपने देखा होगा अथवा करके है।
ये ये वाला ऊपर लिखा हुआ है, देख लीजिए, सर्वे भवन्तु सुखना वाला है बेटा सेकंड। तो उसका जो वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनके जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। देखिए, सर्वे मतलब होता है सभी, सभी लोग, भवन्तु मतलब हो, सुखना मतलब सुखी, सर्वे मतलब सभी, और संतु मतलब हो, निरामया मतलब निरोगी या स्वस्थ, सर्वे मतलब सभी, भद्राणी मतलब कल्याण या मंगल, पश्यन्तु मतलब देखे, माँ मतलब नहीं, कश्चित मतलब कोई भी, दुर्भाग मतलब दुख का भागी, और भवेत मतलब हो। तो आइए इसका जो संदर्भ है उसको देखते हैं बेटा। देखिए, ये वाला श्लोक था बेटा आपका। श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। तो इसका बेटा आप संदर्भ इस तरीके से लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृतः पाठा से लिया गया है, और प्रसंग जो लिखेंगे बेटा इस तरीके से लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। बाकी इसका जो अनुवाद है बेटा इस तरीके से आप लिखेंगे, सभी सुखी हो, सभी रोग रहित हो, सबका कल्याण हो, और सब कल्याण को देखे, अर्थात सभी का कल्याण हो। उसका मतलब है कोई भी दुखी ना हो, यानी कि कोई भी दुख का भागी ना बने। ये बहुत इजी है, इसी में से आप बना सकते हैं बेटा। सभी सुखी हो, सुखना, सभी का, कोई भी निरामया यानी कोई भी रोगी ना हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु या सभी का कल्याण हो, और माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत् यानी कोई भी दुख का भागी ना हो। तो आइए बेटा अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए बेटा हम लोगों ने ये सारे प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। चौथा का पहला देखा, बाकी ये वाला भी देखा हम लोगों ने। बाकी ये जो नीचे प्रश्न दिया गया है आपका, देखिए, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बेटा ये सारे जो लिखे इनका तो मैं सभी का भी नहीं बता पाऊँगा, तो मैं अलग से बता दूँगा वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो फिर बन जाएगी। बाकी आपको एक काम करिएगा, आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं हिंदी के, उनसे आप एक चीज़ कन्फर्म कर लीजिएगा कि आपके मतलब आपके जो ज़िला है उसमें कौन-सा खंड काव्य आता है। तो ये सभी नहीं लिखना है आपको, इनमें से कोई एक लिखना है बेटा। तो जो आपके सब्जेक्ट टीचर होंगे हिंदी के, वो जो बताएँगे वही आप पेपर में लिख के आएँगे, या फिर आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको आपके ज़िले का बेटा मिल जाएगा। तो आइए जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो बेटा ये खंड काव्य ही है आपका यहाँ वाला। बाकी ये जो खंड काव्य है, ये आप लोग एक बार अपने स्कूल में अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ लीजिएगा। बाकी इन सभी का मैं आपको आंसर बता दूँगा आने वाले वीडियोज़ में। आज तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो फिर बन जाएगी। बाकी देख लीजिए, यहाँ पर छठे नंबर पर है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो ये 3 बेटा आपके दिए गए हैं लेखक, जिनमें से आपको कोई एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बताना है। तो आज की वीडियो में हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय देखेंगे और उनकी प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। बाकी ये नीचे पे बेटा कवि दिए गए हैं, जिनमें से आपको कोई एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 दिए गए हैं, और आज की वीडियो में हम गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। मैं चाहता हूँ तो बेटा आप सभी को पूरा बताना चाहता हूँ भगवत शरण उपाध्याय जी और रामधारी सिंह दिनकर जी का भी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी जिस कारण नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन अगर समय मिला शाम तक तो मैं जो बाकी के हैं कवि और लेखक उनका अपलोड करने की कोशिश करूँगा बेटा। तो और बाकी जो अभी मैं इसका जीवन परिचय बेटा हम लोग देखेंगे। बाकी प्रश्न देख लीजिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो एक श्लोक लिखना होता है 7वें नंबर प्रश्न पर बेटा। आइए हम जीवन परिचय देखते हैं। देखिए, जीवन परिचय में आप हेडिंग डालेंगे इस तरीके से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर आप लिख रहे हैं तो इस तरीके से डालेंगे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने नंबर पे हैं वो भी डालेंगे। जैसे सेकंड नंबर पे थे तो इस तरीके से आप सेकंड नंबर डाल देंगे इस तरीके से। इसके बाद आप लिखेंगे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था, यानी गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम महादेव सहाय था और माताजी का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनके पिता महादेव सहाय जी संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान थे और माताजी एक धार्मिक महिला थी। वे राजेंद्र प्रसाद को रामायण की कहानियाँ भी सुनाया करती थी। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित परिवारों में से था। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो छपरा बिहार जिले के जीरादेई गांव के स्कूल में हुई थी। पढ़ाई की तरफ इनका रुझान बचपन से ही था। परिश्रमी और कुशाग्र बुद्धि छात्र होने के कारण ये अपनी कक्षाओं में हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते थे। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा प्रथम स्थान से पास कर ली थी। और फिर उसके बाद ये कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला इन्होंने लिया। तो फिर दाखिला लेकर लॉ के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। अपना अध्ययन पूरा करने के बाद इन्होंने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। सन 1911 ईस्वी में वकालत आरंभ की और सन 1920 ईस्वी तक कलकत्ता और पटना उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य किया। गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और आज़ादी के आंदोलन से प्रभावित होकर सन 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह देश प्रेम में लग गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार सभापति चुने गए और सन 1962 ईस्वी में भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। सन 1962 यानी 62 ईस्वी में इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, साधुता और सादगी इनके रोम रोम में व्याप्त थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपने जीवन के आखिरी महीने बिताने के लिए उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम चुना और यहाँ पर 28 फरवरी 1963 ईस्वी में बेटा इनका देहांत हो गया। और जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बेटा ये हैं भारतीय शिक्षा, मेरी आत्मकथा और गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी यूरोप यात्रा, साहित्य और बापूजी के कदमों में और चंपारण में महात्मा गांधी। बाकी इसके बाद आप एक और हेडिंग लिखते हैं जो कि है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान यहाँ पर रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेटा साहित्य में स्थान आप लोग याद कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा आप देख पा रहे हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक और विचारक थे। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना, जनसेवा और सर्व जन हिताय की भावना की प्रमुखता से व्यक्त किया गया है। ये साहित्य में स्थान जरूर लिखेंगे आप लोग बेटा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जीवन परिचय, जो हमारे कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो बेटा यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। एक कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो गांव में मानते हैं। तुलसीदास जी सरयू पारिण ब्राह्मण थे। इनके पिताजी आत्माराम दुबे जी और माता इनकी हुलसी जी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था बेटा। इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इन्हें बाबा नरहरिदास जी का वरद हस्त प्राप्त हुआ। इनकी कृपा से इन्हें शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर प्राप्त हुआ। तुलसीदास जी का जो विवाह था बेटा वो सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली जी के साथ हुआ था। ये अपनी पत्नी से
के प्रेम में अनुरक्त रहते थे। एक बार पत्नी के डांट से इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए बेटा। अपनी अनेक रचनाओं जैसे काशी, चित्रकूट और अयोध्या में लिखे। इन्होंने जो अपनी अनेक रचनाएं हैं वो काशी, चित्रकूट और अयोध्या में लिखी है। काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनका बेटा इनकी पार्थिव लीला सन स्मरण हुआ, मतलब इनकी मृत्यु हो गई बेटा। बाकी ये रचनाएं हैं आपकी कवितावली, दोहावली और रामचरितमानस। यहाँ पर कविता है, कवितावली है बेटा। बाकी आप इनका भी साहित्य में स्थान जरूर लिखेंगे इस तरीके से। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि और संत थे। उनकी रचना रामचरितमानस हिंदी साहित्य की एक अमर कृति है जिसने भारतीय संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला है बेटा। आगे जो प्रश्न है उनको हम देखते हैं। देखिए, हम लोग ने बेटा ये सारे प्रश्नों के उत्तर अभी तक देख लिए हैं। अब हम आ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न पर। देखिए, यहाँ पर हमारे दोनों जो लेखक का जीवन परिचय है, उनकी जो प्रमुख रचना है वो हो गई है। साथ में कवि का जीवन परिचय और उनकी जो प्रमुख रचना हो गई है। बेटा ये आपको लिखना है। कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक आप लोग याद कर लीजिएगा और आपको एक श्लोक आपके पेपर में लिखना है जो कि 2 नंबर का आएगा। याद रखिएगा वो श्लोक लिखिएगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। बाकी आगे के जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। देखिए, आगे का प्रश्न ये है। यहाँ पर बेटा आपके 8वें प्रश्न पर पत्र लिखने को आता है, साथ में आवेदन पत्र आता है और फिर उसके बाद संस्कृत के प्रश्न आते हैं जिनका किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं। फिर उसके बाद आपका निबंध आता है। तो आइए फटाफट इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं, फिर इन प्रश्नों के उत्तर बेटा देखेंगे। यहाँ पर 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, लेकिन हम इन चारों प्रश्नों के उत्तर देखेंगे आज की वीडियो में। तो फटाफट करते हैं बेटा, देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न तो पढ़ा ही नहीं। देखिए प्रश्न ये है, सॉरी। देखिए प्रश्न ये, अपने निवास स्थान में मोहल्ले की समुचित साफ सफाई के लिए उपयुक्त पदाधिकारी को पत्र लिखिए, ये है। बाकी या फिर आप ये लिख सकते हैं आवेदन पत्र। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क माफ़ी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। इन दोनों में से कोई एक करना है। दोनों के प्रश्नों के उत्तर बेटा जल्दी से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है बेटा आपका प्रश्न। बाकी इस तरीके से आप लिखेंगे। सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम पालिका और शहर का नाम आप लिखेंगे, जैसे कि कानपुर हो गया। विषय आप ज़रूर लिखेंगे इस तरीके से हेडिंग डाल के। मोहल्ले की समुचित साफ़ सफाई, जो भी टॉपिक पे होगा उस विषय को ज़रूर लिखेंगे इस तरीके से हेडिंग डालकर। फिर उसके बाद आप ये सारी चीज़ें इस साइड पे लिखेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे आप लोग, याद रखिएगा। माननीय महोदय, देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि मैं आपका, यहाँ पर आपका नाम, मोहल्ले का नाम लिखेंगे, निवासी हूँ। हमारे मोहल्ले में पिछले कुछ दिनों से साफ़ सफाई की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, नालियाँ जाम हैं, जिससे मच्छरों का प्रकोप जो है वो बढ़ रहा है और संक्रामक बीमारियों का खतरा है। सफाई कर्मचारी नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मोहल्ले में नियमित साफ सफाई करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाया जा सके। फिर 7 धन्यवाद लिखेंगे। फिर उसके बाद भवदीय लिखेंगे। आप यहाँ पर आपका नाम नहीं लिखेंगे बेटा, और जो दिनांक है वो ऊपर आप लिखेंगे। बाकी आप यहाँ पर लिखेंगे का, ख और गा, इस तरीके से लिखेंगे, या फिर आ बा सा लिख सकते हैं। आपका नाम नहीं लिखा जाएगा बेटा, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ये बेटा आप यूपी बोर्ड क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो आगे जो हमारा अगला प्रश्न था आवेदन पत्र, उसको देख लेते हैं बेटा। देखिए प्रश्न
ये है, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को शुल्क माफ़ी के लिए आवेदन पत्र लिखना था। तो सेवा में श्रीमान प्रधाना महोदय जी, विद्यालय का नाम जैसे कि राजकीय इंटर कॉलेज और फिर शहर का नाम जैसे कानपुर आप लिख सकते हैं। विषय ज़रूर लिखेंगे, इस तरीके से हेडिंग ज़रूर डालेंगे आप। शुल्क माफ़ी हेतु आवेदन पत्र, बाकी ये काफ़ी ईज़ी है बेटा, आप लोग अपने लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं। बाकी माननीय महोदय जी, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में आप कक्षा लिख दीजिएगा 10वीं का छात्र हूँ या 10वीं का छात्रा हूँ। जो यहाँ पर अगर कोई लड़की लिख रही है तो छात्रा लिख देगी, वो लिखेंगी छात्रा हूँ। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वे गरीब फिर उसके बाद पिताजी का व्यवसाय जो होगा वो लिख देंगे, जैसे कि किसान है या मज़दूर हैं, वो लिख देंगे। और परिवार का भरण-पोषण मुश्किल से कर पाते हैं, घर की आर्थिक तंगी के कारण वे मेरा परिवार देखिए इस तरीके से घर की आर्थिक तंगी के कारण वे मेरा विद्यालय शुल्क जमा करने में असमर्थ हैं। मैं पढ़ाई में हमेशा अव्वल हूँ, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा पूरा शुल्क माफ़ करने की कृपा करें और ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप बेटा कोई लड़की लिख रही है, कोई गर्ल लिख रही है तो आप लिखेंगे शिष्या। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, शिष्या, ये कॉमा नहीं, इस तरीके से ऐसे लिखा जाएगा, शिष्या। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं आपके आज्ञाकारी छात्रा लिख सकते हैं, यहाँ पर छात्र लड़के लिखेंगे, छात्रा लड़कियाँ लिखेंगे। इसके बाद आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, आप कक्षा लिख सकते हैं, लेकिन आपका नाम की जगह लिखेंगे क, ख, ग या आ, ब, स। अब आगे जो प्रश्न बेटा आया था उसको देख लेते हैं। संस्कृत में अनुवाद आया था, तो बेटा जो पहला संस्कृत है का प्रश्न है वो ये है, भारतीय संस्कृतः का विशेषता अस्ति, यानी भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है ये बतानी है। तो आप आंसर लिखेंगे भारतीय संस्कृतः विविधता एकता च विशेषता अस्ति, यानी भारतीय संस्कृति की विशेषता विविधता में एकता है। आगे जो हमारा प्रश्न है बेटा वो ये है, 1 मिनट आप लोग रुकिएगा बेटा, 1 मिनट। तो हमारा अगला प्रश्न है, मरणम मंगलम कुत्र भवति, यानी इसका हिंदी ये है कि मृत्यु यानी मरना कहाँ कारी होता है, यानी शुभ होता है, ये बताना है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कुत्र की जगह बस आप लिख दीजिए वाराणस्या मरणम मंगलम भवति। आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे, जैसे ये पूरा लिखेंगे, फिर इसके बाद कुत्र जो है इसके जगह ये वर्ड लिख दीजिए, पूरा ये लिख दीजिएगा। आगे देखिए, इसकी हिंदी ये है कि वाराणसी यानी कि काशी में मरना मंगलकारी होता है, कल्याणकारी होता है या फिर आप शुभ होता है। आगे का प्रश्न देखिए बेटा, अलक्षेन्द्र सेनापति किम आदिशत, यानी अलक्षेन्द्र जो थे उन्होंने सेनापति को क्या आदेश दिया। तो इसका आंसर आप लिखेंगे अलक्षेन्द्र सेनापतिम आदिशत वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय। इसका मतलब सिकंदर ने सेनापति को आदेश दिया कि वीर पुरुराज के बंधन खोल दो या खोलो। ठीक है, आइए हम आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का जो प्रश्न है बेटा वो ये है, असंतोष शीर्ण का वर्धते, यानी असंतोष से क्या बढ़ता है। तो असंतोष तृष्णा वर्धते, यानी असंतोष से क्या बढ़ता है, लालच, इच्छा बढ़ती है। यहाँ पर आप बस इतना ये का की जगह पे ये तृष्णा लिख दीजिए, बाकी ये क्वेश्चन से ही आप लिखेंगे पूरा देखकर इस तरीके से। ये इतना आंसर है बेटा। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो, तो बेटा सारे प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए हैं। अगला जो लास्ट में जो प्रश्न आता है वो ये है, एक मिनट। देखिए ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने देख लिए हैं, मतलब हम लोगों ने देख लिए हैं। और बाकी ये एक निबंध है, रह गया अभी। देखिए ये जो प्रश्न है निबंध का,
इन सभी के हमने प्रश्नों के उत्तर देख लिए बेटा। अब जो ये निबंध है, ये निबंध बेटा इसको बताना अभी इस वीडियो में थोड़ा-सा वो हो रहा है क्योंकि लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं हो सकेगा अगर शाम तक हो पाया तो मैं इस पर एक वीडियो अपलोड कर दूँगा और स्वच्छ भारत अभियान पर। बाकी एक इम्पॉर्टेंट और है कि विज्ञान अभिशाप या वरदान है इसके रूप में आता है। मतलब विज्ञान अभिशाप और वरदान वाला आपका बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके बारे में मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने के लिए शाम को। बाकी जो एमसीक्यूज़ हैं यानी ऑब्जेक्टिव जो आपके प्रश्न आए थे 20 मार्क्स के, उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और बाकी जो निबंध मैं अपलोड करूँगा शाम को उसका वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पे आ जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा आप लोग।